Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के कला, साहित्य एवं स्थापत्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन है तुर्क, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन सी अरब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्क। ओके, सो सल्तनत पीरियड के जितने भी अमीर एवं सुल्तान थे वो तुर्क वर्ग से संबंध रखते थे, याद रखिएगा, तुर्क वर्ग से। और फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, जो यहाँ पे सेंटर में कौन था, तो किंग होता था, सुल्तान यहाँ पे सेंटर पे थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन है इलबरी, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोदी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुगलक। तुगलक वंश के समय विजारत अपने टॉप पे थी, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान ने भी मान्यता दी हुई थी। ओके, इस्लामी संविधान ने इसको मान्यता दी थी, विजारत को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर था। ऑप्शन है ए कह रहा है खराज, ऑप्शन सेकंड कह रहा है खुम्स, ऑप्शन थर्ड कह रहा है उस्र और ऑप्शन फोर कह रहा है मुक्तई। आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है सेकंड, ऑप्शन सी कह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी कह रहा है वन थर्ड एंड फोर्थ। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो खराज, उस्र और मुक्तई दोनों भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर थे, याद रखिए, भूमि उत्पादन पर लगने वाले तीनों कर थे। और बात करें खुम्स, तो ये भूमि उत्पादन पे लगने वाला कर नहीं था, बल्कि ये एक लूट का धन था, याद रखिएगा, लूट का धन था। लूटे हुए धन को खुम्स कहा गया, खुम्स कहते थे। और बाकी के ये तीनों खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा भूमि थी, एक विशेष भूमि थी जो इनके सैनिकों को सुल्तान देता था, अपने सैनिकों को सुल्तान देता था, और बदले में ये टैक्स उससे वसूल करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी पटवारी। आपको बताना है ग्रामीण अधिकारी कौन था सल्तनत काल में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौधरी। ओके, सल्तनत काल में ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, सुप्रीम होता था भू राजस्व का कौन? चौधरी, याद रखिएगा। और ग्रामीण सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्रामीण थी, विलेज थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सर्व कर लगाया जाता था? आपको बताना है सर्व टैक्स किस पे लगाया जाता था। ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी सिंचाई पर, ऑप्शन सी गैर मुसलमानों पर, ऑप्शन डी उद्योग पर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंचाई पर। ओके, याद रखिएगा, सर्व कर सिंचाई
पे लगने वाला कर था, सिंचाई पे लगाया जाने वाला कर था। और फ्रेंड्स इसको किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको लगाया था, ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को माफ़ किया था और उनके बदले में सिर्फ और सिर्फ 4 करों को लगाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है राज्य कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाला कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून, ऑप्शन डी कृषि संबंधित कर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। ओके, याद रखिएगा, सल्तनत काल में जवाबित क्या था? राज्य का एक कानून था, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हदीस है एक, आपको बताना है हदीस क्या था। ऑप्शन ए इस्लामिक कानून, ऑप्शन बी बंदोबस्त कानून, ऑप्शन सी सल्तनत कालीन कर, ऑप्शन डी मनसबदार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक कानून। ओके, याद रखिएगा, हदीस क्या होता था? एक इस्लामिक कानून था, हदीस इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये क्या था? ये कुरान के बाद, कुरान इस्लामिक एक स्रोत है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, कुरान के बाद ये दूसरा था, हदीस, याद रखिएगा, ये दूसरा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? ऑप्शन है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ऑप्शन बी कह रहा है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ऑप्शन सी कह रहा है इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ऑप्शन डी कह रहा है कृषकों की दी जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। ओके, आपको बताना है फवाजिल क्या था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती थी। ओके, फवाजिल को फाजिल भी कहते थे। ओके, सल्तनत काल में फवाजिल को फाजिल भी कहते थे। और फ्रेंड्स ये इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में, किसके द्वारा? इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी फवाजिल। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश ने टंका, जो कि एक सिल्वर कॉइन था, चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ इन्होंने एक और जीतल चलाया था। जीतल एक कॉपर कॉइन था, तांबे का सिक्का था, जो कि किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। टंका एक सिल्वर कॉइन थी, अर्थात चांदी का सिक्का था, और जीतल कॉपर कॉइन था। और फ्रेंड्स ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिसने अरबी सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में पहले सुल्तान थे जिन्होंने अरबी सिक्के चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? अलाई दरवाजा का। और फ्रेंड्स ये कुतुब मीनार के निकट है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है अलाई दरवाजा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये लाल पत्थर तथा संगमरमर से बनी इमारत है, संगमरमर से बनी इमारत है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक।
ओके, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। बात करें फ्रेंड्स कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो शुरू किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। ओके, याद रखिएगा कुतुब मीनार को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करते हैं, परंतु इसको पूर्ण कौन करवाता है, तो संपूर्ण करवाते हैं इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश के शासन के दौरान यह इमारत पूर्ण होती है। और फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक के समय पे यहाँ पे 4थी मंजिल को हानि पहुँचती है, जिस कारण से फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिल यहाँ पे बनवाई दी थी। ओके, जिसके कारण अब ये 5 मंजिल इमारत हो गई है और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का काम करवाया था। सिकंदर लोदी का इस इमारत से कोई संबंध नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी ऐबक का मकबरा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन का मकबरा। आपको बताना है वो कौन सा मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलबन का मकबरा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और कहाँ है ये? दिल्ली में है। दिल्ली में बलबन का मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। आपको बताना है, ऑप्शन है सोमदेव, ऑप्शन बी जैता, ऑप्शन सी नाथा, ऑप्शन डी अभिकवि। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिकवि। ओके, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अभिकवि रचयिता हैं। और फ्रेंड्स इसको मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है हसन निज़ामी, ऑप्शन बी मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी शम्से सिराज अफीफ। आपको करेक्ट आंसर बताना है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। ओके, अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। और फ्रेंड्स इनका रियल नेम क्या था? अबू रिहान। इनका वास्तविक नाम था अबू रिहान अलबरूनी का। और फ्रेंड्स अरब की यात्रियों में आने वाले प्रमुख यात्री थे अलबरूनी। ओके, याद रखिएगा अलबरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी बाराबंकी में, ऑप्शन सी एटा में, ऑप्शन डी इटावा में। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एटा में। ओके, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था 1253 ईस्वी में। ओके, यूपी में। याद रखिएगा एटा कहाँ है? यूपी में। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा इन्होंने स्वयं को एक उपाधि दी थी, क्या? तूतीय हिंद। ये अमीर खुसरो की उपाधि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तूतीय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? ओके, ऑप्शन है नवाब आसफुद्दौला, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन। ओके, बात करें फ्रेंड्स अमीर खुसरो की, तो फ्रेंड्स इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का शासन देखा था। याद रखिएगा 7 शासकों का शासन इन्होंने देखा अमीर खुसरो ने। और फ्रेंड्स ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ओके, याद रखिएगा ये अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और फ्रेंड्स इन्होंने किन किन शासकों का शासन देखा अगर बात करें तो बलबन हो गए, आपके जलालुद्दीन खिलजी हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी हो गए, याद रखिएगा, और मुबारक शाह हो गए, और मोहम्मद बिन तुगलक। ये आदि शासकों के शासन इन्होंने देखा था, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो
अमीर खुसरो की एक प्रमुख रचनाओं में से एक है नूर सिपहर, ये भी इनकी एक रचना है नूर सिपहर, और तुगलकनामा, याद रखिएगा तुगलकनामा। ये सारी रचनाएं किसकी है? अमीर खुसरो की है। इन्होंने 7 शासकों का शासन देखा और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। ओके, तो आपको बताना है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। याद रखिएगा मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी नामक एक बुक लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तबकात नासरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने। और फ्रेंड्स इसका रॉबर्टी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? रॉबर्टी ने तबकात नासरी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत ने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फारसी। ओके, याद रखिएगा फारसी। तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? ऑप्शन है आदिल शाह ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी तानसेन ने, ऑप्शन डी बैजू बावरा ने। आपको बताना है तबला का प्रचलन किसने किया। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। और फ्रेंड्स बात करें अमीर खुसरो की तो इनका फुल नेम क्या था? इनका फुल नेम अबुल हसन यामुनुद्दीन इनका फुल नेम था। किसका? अमीर खुसरो का। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका फुल नेम था। और फ्रेंड्स ये बहुत ही महान और विद्वान कवि थे। ओके, याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में। और इन्होंने तबला और सितार का प्रचलन किया था। तबला और सितार का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।